विमला टीवी। मैजिकल फेस क्रीम। सास की बात ना मानकर सारा तेल एक साथ लगाने पर विमला की क्या हालत हुई, इससे पहले की कड़ी में हमने देखा। पूरे शरीर में बाल उग जाने की वजह से बाहर ना निकलकर विमला अपने कमरे में ही बैठकर रो रही थी। ये सब क्या हो गया भगवान, मुझ जैसी फूल सी नाजुक लड़की को आपने बालू बना दिया भगवान। इस तरह विमला रो रही थी। उसे रोता हुआ देखकर कमला विमला के पास आई। क्यों इस तरह से रो रही हो? ये सब तेरा ही तो किया धरा है। तुम तो कुछ भी बोलोगी, तुम्हारा कुछ बिगड़ा नहीं है ना। भालू जैसी मैं बन गई हूँ, दुख तो होगा ना। मैं कहाँ ठीक हूँ? मैंने जो भी कहा तुम्हारी भलाई के लिए कहा। तुमने ही मेरी बात ना मानकर पछता रही हो। मैंने कौन सा पाप किया था भगवान, आपने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया भगवान। विमला रोने लगी। अब ये रोना बंद कर, सासू माँ के पास चलते हैं और इन बालों के झड़ने का उपाय पूछते हैं। कमला विमला को अपने साथ लेकर सासू माँ के पास पहुँची। सासू माँ। हाँ बोलो कमला। मुझे विमला को देखकर बड़ी दया आ रही है सासू माँ। बेचारी अकेली अपने कमरे में पड़े रहकर रोती रहती है। हाँ आप ही को कोई उपाय बताकर उसे पहले जैसे बनाना होगा सासू माँ। मैं आपसे और कुछ नहीं मांगूंगी सासू माँ, मुझे फिर से पहले जैसा बना दीजिए। इस तरह बालू का चेहरा लेकर अगर मैं बाहर जाऊंगी तो लोग मुझे पकड़कर कहीं मार न दे, इसी डर से मैं घर से बाहर भी नहीं निकल रही हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें एक फेस क्रीम देती हूँ। उसे तुम पूरे 1 महीने तक हर रोज रात अपने चेहरे पे लगा के सो जाना। तेरे बाल हर रोज थोड़ा थोड़ा करके 1 महीने में पूरे गिर जाएंगे। ऐसा कहकर सासू माँ ने एक फेस क्रीम दिया। थैंक्स सासू माँ। कम से कम इस बार मैंने जैसा कहा वैसा कर, सब शुभ होगा। ठीक है। ऐसा कहकर विमला अपने कमरे में गई। उस दिन रात को उसने थोड़ा सा क्रीम लगाया और सो गई। सुबह देखा तो थोड़े से बाल झड़ गए थे। इसी तरह 2-3 दिनों तक उसने अपनी सास की बात मानी। एक दिन, अरे वाह, थोड़ा थोड़ा करके मेरे बाल झड़ने लगे हैं। हाँ कहकर वो खुश हो रही थी। इतने में ही उसके मन में एक विचार आया। हाँ, इससे पहले दोनों बार मैंने अपनी सास की बात नहीं मानी और सब कुछ एक साथ लगाकर परेशान हो गई। इस बार भी अगर मैं ये सब कुछ एक साथ ही लगा लूंगी तो कुछ न कुछ गड़बड़ होगा। हाँ, मगर इस बार वो गड़बड़ उस कमला के साथ करूंगी। मेरे बाल झड़ने पर और मेरे बालू बनने पर जिन लोगों ने मुझे देख के हंसा था, वो उसे भी देखकर हंसेंगे। उसने ऐसा सोचा। उस दिन रात को जब सब लोग सो गए थे, विमला कमला के कमरे में पहुंची। कमला गहरी नींद में थी। उसे देखकर, इतने दिनों से तू मुझे देखकर मन ही मन में हंस रही थी ना, कल से मैं तुझे देखकर रोज हंसा करूंगी। Oh no! Run. सुबह उठकर विमला मन ही मन हंसते हुए उस कमला के चेहरे के बारे में सोचकर ही हंसी आ रही है। उसका चेहरा कुएं के मेंढक जैसा बन गया होगा। आहा, अगर ऐसा हो गया ना भगवान, तो मैं तुम्हें 100 नारियल चढ़ाऊंगी। ऐसा सोचकर कमला का चेहरा देखने की उत्सुकता में वो अपने कमरे से बाहर निकली। वो बस जा ही रही थी कि घर का फोन बजने लगा। विमला ने जाकर फोन लिफ्ट किया। हेलो, कौन? नमस्ते, हम धनलक्ष्मी लॉटरी से बात कर रहे हैं। कमला जी के नाम पर निकाले हुए लॉटरी पर 1 करोड़ का इनाम आया है। कल एक बार ऑफिस आइए। ये बात सुनकर विमला दंग रह गई। क्या? 1 करोड़ रुपए? इसका भाग्य तो बहुत अच्छा है। विमला ने ऐसा सोचा और फिर हंसने लगी। वैसे भी उसका चेहरा तो पूरा बिगड़ चुका होगा। इस 1 करोड़ रुपए के आने की खुशी से ज्यादा उसे उसका चेहरा बिगड़ जाने का गम ज्यादा होगा। चलकर बताती हूँ। ऐसा कहकर वो पीछे मुड़ के देखी। इतने में विमला की सास घर से बाहर निकलते हुए, किसका फोन था? वो सासू माँ, दीदी के नाम पे 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लगी है। ऐसा क्या? कितनी अच्छी खबर दी है तूने। जाकर कमला को बुला ला। अभी बुलाती हूँ। उसके बिगड़े हुए चेहरे को देखकर मुझे भी खुशी मनानी है। ऐसा सोचकर उसने कमला को बुलाया।
कमला को देखकर विमला शॉक हो गई। उस शॉक में, अरे ये क्या, तुझे कुछ नहीं हुआ? मुझे क्या होगा? वो दरअसल इससे पहले सासू माँ ने जो भी दिया सारा एक साथ लगाने से परेशानी हुई थी ना। इस बार क्या होगा ये देखने के लिए मैंने कल रात को सारा क्रीम तेरे चेहरे पे लगा दिया। क्या कहा? ऐसा कहकर दोनों हक्का बक्का रह गए। तो ये बात है, मुझे तभी शक हो गया था जब तेरी लॉटरी कमला को लग गई थी। लॉटरी मुझे आने वाली थी? हाँ, तुझे जो भी देती हूँ सारा एक साथ लगाकर परेशान हो रही हो ना। इस बार भी ऐसा ही करोगी सोचकर वो फेस क्रीम दिया था। जो भी उस क्रीम को एक साथ लगा लेता है उसके साथ कुछ अच्छा होता है। विमला दंग रह गई। अरे रे, मेरे सौभाग्य को मैंने ही बर्बाद कर लिया। सिर्फ इस बार ही नहीं, हर बार तुमने अपना सौभाग्य अपने ही हाथों बर्बाद किया है। कम से कम अब तो सुधर जाओ। विमला फिर से जोर जोर से रोने लगी। आज इस कहानी में हम देखेंगे आत्मविश्वास का कमाल। एक गांव में भीम नाम का एक लड़का था। उसका शरीर तो भीम जैसा ही था, मगर वो बड़ा ही डरपोक था। इस वजह से सभी उसका खिल्ली उड़ाते थे। एक दिन वो बेचारा एक पेड़ के नीचे बैठ के रो रहा था। तभी एक सन्यासी वहां से गुजरा। वो भीम को देखकर वहीं रुक गया और बोला, बेटा, तुम यहाँ अकेले बैठकर क्यों रो रहे हो? क्यों इतना दुखी हो रहे हो? मुझे अपना दुख का कारण बताओ। भीम ने सन्यासी को अपनी पूरी कहानी बताई तो सन्यासी ने कहा, इतनी छोटी सी बात से दुखी होकर बैठे हो। मैं तुम्हें एक सिक्का दूंगा, उसे तुम अपने पास रखोगे तो किसी से भी जीत जाओगे, किसी से डरोगे नहीं। भीम ने उस सिक्के को रेशम में लपेटकर अपने कमर से बांध लिया और सन्यासी के पैर छूकर वहां से निकल गया। अगले दिन उसके गांव में कुश्ती का मुकाबला था, जिसमें आत्मविश्वास से भरा भीम दूसरे पहलवानों को उठा उठा के पटक रहा था। उसके कारनामे देखकर सारे गांव वाले आश्चर्यचकित रह गए। उसने तो बड़े बड़े उस्तादों को धूल चटवा दी थी। उसने अपना नाम सार्थक किया था। एक दिन अचानक उसके कमर से बंधा हुआ सिक्का कहीं गिर गया। फिर नए साल का कुश्ती का मुकाबला शुरू हो गया और इस बार भी सबको लगा कि भीम ही जीतेगा, लेकिन भीम अपने डर के कारण हार गया। भीम फिर से उदास बैठा था और उसे वही सन्यासी मिल गए। तुरंत भीम सन्यासी के पास जाकर बोला, आपका दिया हुआ वो शक्तिशाली सिक्का कहीं गिर गया है। वो सिक्का जब तक मेरे पास था मुझे कोई हरा नहीं पाया। अब जब वो सिक्का मेरे पास नहीं है, मैं हारने लगा हूं स्वामी जी। सन्यासी ने कहा, दुखी मत हो, तुमसे खोया हुआ सिक्का मुझे मिला है। ये लो, इसे कमर में बांध लो और फिर से मुकाबले में उतर जाओ। इस बार जीत तुम्हारी ही होगी। भीम की जैसे जान में जान आई। मुकाबला शुरू होने पर भीम ने सामने खड़े पहलवानों को चुटकियों में हरा दिया। जीत की खुशी बांटने भीम सन्यासी से मिलने गया और कमर में बंधे हुए कपड़े को उसने निकाला और देखा कि उसमें तो कोई सिक्का है ही नहीं। भीम सन्न रह गया। तब सन्यासी ने कहा, देखो बेटा, मैंने जो सिक्का तुम्हें दिया था वो एक साधारण सिक्का था। तुम्हारी सारी जीतों का कारण तुम्हारी शक्ति ही है। तुम्हें अपनी शक्ति का एहसास कराने मैंने ही ये सब किया था। सन्यासी की बातें सुनकर भीम की आंखें खुल गई और तभी से वो अपने आप पर विश्वास रखने लगा। आज हम देखेंगे कि संत और किसान में कौन महत्वपूर्ण होता है।
एक वक्त की बात है। एक दिन एक वेदांत और एक किसान में बहस चल रही थी कि कौन महान है और कौन साधारण है। तुम केवल हल चला के और जुताई करके अपना समय व्यतीत करते हो। कभी अपने मन के गहराई में भी जाओ, नहीं तो तुम में और उस पेड़ में कोई अंतर नहीं होगा। वेदांत जी, आप तो सिर्फ बातें करते हो, पर आपसे ज्यादा सामाजिक तो मैं ही हूँ। आपका वेदांत कोई ना भी सुने तो भी जीवित रहेगा, पर अगर मैंने हल चलाना बंद कर दिया तो सबका जीना मुश्किल हो जाएगा। ये सुनकर वेदांत सोच में पड़ गया। किसान ने उनसे कहा, वेदांत जी, किस सोच में पड़ गए? मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, सुनिए। एक गांव में एक बरगद और एक सागवान का पेड़ था। बरगद के पेड़ ने कहा, मैं कई लोगों को छांव देता हूँ, तुम्हारे तो केवल पत्ते बड़े हैं, तुम किसी काम के नहीं हो। सागवान का पेड़ बोला, मेरी टहनियों से ही लोग घर बनाकर आराम से रहते हैं। उसका दिया हुआ कठोर जवाब सुनकर बरगद का पेड़ जैसे झुक के रह गया। वेदांत ने किसान को बीच में ही रोका और कहा, सागवान जो कह रहा है वो तो एकदम सही है, पर बरगद के नजरिए से सोचो तो एक चैन देता है तो दूसरा सुविधा। दोनों का अपना अपना महत्व है, दोनों महान हैं। इसी तरह इस दुनिया में हम दोनों की जरूरत है। तो देखा आपने, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इस दुनिया में कोई भी अनुपयोगी नहीं होता है। हर कोई किसी न किसी तरह से महत्वपूर्ण है। इस तरह के कई और मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।